अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इन नियमों के बारे में जरूर जान लें। टैक्स, टीडीएस, आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड 8 नियम जारी करे गए हैं सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से। ये नियम लागू हो चुके हैं। चाहे आईटीआर भरते हैं तो कई सारे नए कॉलम आए हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके अलावा टीडीएस की बात करूं तो वहां पर भी लिमिट में चेंज हुआ है, और टैक्स की बात करूं तो वहां पर भी आपके लिए नई टैक्स रेट जो है वो अप्लीकेबल होती है। तो अगर आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एक बार ये 8 नियम जो जारी किए गए हैं इनको जरूर जान लें। बिना इनको जाने अगर आप एफडी करवाते हैं तो उस केस में आपको भारी नुकसान हो सकता है। देश के ज्यादातर जो निवेशक है वो फिक्स डिपॉजिट में ही पैसा निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। आपका पैसा 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है एक बैंक के अंदर। अगर मान लीजिए आपने 2 बैंक में करवाया तो 10 लाख का इंश्योरेंस आपको मिलता है, लेकिन 5 लाख से ऊपर अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो उस केस में कभी भी बैंक फेल होती है, बैंकरप्ट होती है, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपया आरबीआई की जो सब्सिडी है डीआईसीजीसी की तरफ से दिया जाता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं वहां पर आपका पूरा 100% पैसा सेफ रहता है। ब्याज आपको सरकार देती है, तो वहां पर आपको कोई फिक्र, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप 20 लाख की करवाए, 50 लाख की करवाए, आपका पूरा पैसा सेफ है। लेकिन बैंक में सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि वहां पर आपको सिर्फ 5 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो आप चाहें तो अलग अलग बैंकों के अंदर, 5 बैंकों के अंदर, अगर आपके पास 20 से 25 लाख रुपया है तो 4 से 5 बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट की जो रेटें हैं फिलहाल अभी 6 से 7% के अंदर मिल रही है नॉन सीनियर सिटीजन को, और सीनियर सिटीजन की बात करें तो मैक्सिमम 7 से 7.5% मिल रही है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप देखें तो आपको अच्छी खासी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर मिल जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट करवाने से पहले ये 8 नियम अगर आपको पता नहीं है तो आपकी फिक्स डिपॉजिट करवाना आपके लिए नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक लेटेस्ट और जरूरी जानकारी मैं और आपको दे दूं, 31 जुलाई जा चुकी है डेट, यानी कि आईटीआर 1, आईटीआर 2 की डेट जा चुकी है, लेकिन अभी भी आप आईटीआर 3, आईटीआर 4 भर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, ऑडिट नहीं है, F&O इंट्राडे है, ऑडिट नहीं है, तो उस केस में 31 अगस्त आपके लिए लास्ट डेट है। आप बिना लेट फीस के अभी भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अब आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भरनी है तो उसमें 1000 और 5000 की लेट फीस आपको लगने वाली है। अगर आप हमसे रिटर्न भरवाना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। जानते हैं फिक्स डिपॉजिट करने पर टैक्स, इंटरेस्ट, टीडीएस या आईटीआर के रिलेटेड क्या नए नियम है, यह समझना जरूरी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कितने की एफडी आपको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में करवानी चाहिए। इनकम टैक्स लॉ इसमें क्या कहता है, तो सिंपल सी चीज है, इनकम टैक्स ने यहां पर मैक्सिमम कितने की आपको एफडी करवानी है उसके बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप चाहें तो 1 करोड़ की एफडी करवाएं, आप चाहें तो 50 लाख की करवाएं, आप चाहें तो 10 करोड़ की भी एफडी करवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ आपको सोर्स जो है वो प्रूव करना मैंडेटरी है, यानी जो भी पैसा आपने एफडी में डाला है ये कहां से कमाया। मान लीजिए अगर डॉक्टर है जिसकी 50 लाख की सालाना इनकम है और वो 50 लाख की एफडी करता है, तो ये सोर्स प्रूफ करता है कि आपकी सैलरी से एफडी हुई है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम ही 5 लाख रुपए है लेकिन वो 50 लाख की एफडी कर रहा है, तो वहां पर आपको सोर्स प्रूफ करना मैंडेटरी है। अगर आपने सोर्स प्रूफ नहीं किया तो जो 45 लाख रुपए आपके पास आए हैं अनएक्सप्लेन मानकर हायर टैक्स रेट पेनल्टी लगाई जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर आपको यहां पर रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है अगर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप एफडी करवाते हैं। उस सेक्शन के अंदर क्या लिमिट है, क्या प्रोविजन है, यह समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उससे ज्यादा जैसे ही आप करेंगे एआईएस के अंदर, टीआईएस के अंदर आपकी एफडी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो जाएगी, और एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ गई तो आपको नोटिस इश्यू हो सकती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लिमिट क्या है, 10 लाख रुपया या उससे ज्यादा की। अगर आपने 10 लाख रुपया एक बार में, चाहे आपने एक खाता बनाया हो एफडी का या एक से ज्यादा, मान लीजिए किसी ने 5 एफडी खाते बना दिए और किसी की 50,000 की भी हो सकती है, 2 लाख की हो सकती है, ऐसे करके टोटल 10 लाख से ज्यादा हुई और नए साल के अंदर अगर आपने करी है, न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर करी है, तो इस केस में रिपोर्टिंग हो जाएगी। लेकिन 10 लाख से अंदर हुई तो कोई रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। हालांकि कई बैंकें, पोस्ट ऑफिस जो है, कई बार आप एक बार में 6 लाख 8 लाख की कर देते हैं, तो वन टाइम डिपॉजिट करने से, एफडी करने से कई बार जो है वो बैंक जो है उसको सस्पिशियस मानकर जो वो रिपोर्ट कर देता है। तो 10 लाख से अंदर भी होती है तो भी कई बार रिपोर्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 10 लाख के अंदर अगर आप करते
रिपोर्ट आईएएस में या टीआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सोर्स आपको प्रूव कभी भी ना करना हो। कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस आएगी तो भी उसका सोर्स प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी हमेशा। ध्यान रखिएगा, रिन्यू एफडी है तो वो आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। मान लीजिए आपकी पुरानी एफडी थी और इसको तोड़ के आपने ऑटो रिन्यू करवा दिया, यानी मैच्योरिटी पर ऑटो रिन्यू हो गई और वापस आपकी नई एफडी बन गई। अच्छा, ये नई एफडी फ्रेश एफडी नहीं है, ये रिन्यू एफडी है। यहां पर एफडी नंबर जो है 0001 है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो इस केस में क्या ये रिपोर्टिंग होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एफडी को ब्रेक करके सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया, फिर बाद में आपने नई एफडी बनाई जिसका एफडी नंबर चेंज हो गया, 002 हो गया, तो इस केस में क्या रिपोर्टिंग होगी? यस, नई एफडी हो गई तो रिपोर्टिंग आपकी कर दी जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑटो रिन्यू जो फैसिलिटी है वो आपको ऑन करके रखनी है। अच्छा, लिमिट जो यहां पर दी गई है 1 साल के लिए दी गई है, पर पर्सन के हिसाब से है, पर पैन कार्ड के हिसाब से और पर बैंक के हिसाब से नहीं है। यानी कि 2 बैंक है, मान लीजिए एक बैंक होती है आईसीआईसीआई बैंक, इसने यहां पर 6 लाख में एफडी करी और एचडीएफसी बैंक में आपने 5 लाख की एफडी करी। टोटल भले आपकी 11 लाख की एफडी है, लेकिन ये आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर जो है आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को नहीं बताती कि उसके कस्टमर ने कितनी एफडी करी है। लेकिन अगर दोनों ने रिपोर्ट कर दिया गलती से, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में अगर आ गई तो वो 10 लाख से अगर क्रॉस है तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। सिंगल एफडी करे या मल्टीपल एफडी करे, ध्यान रखिएगा 10 लाख से ज्यादा की लिमिट होते ही आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। 2-2 लाख की आपने एफडी करी, टोटल 10 लाख की हो गई, या एक बार में आपने 10 लाख की एफडी कर दी, दोनों ही केस में यहां पर रिपोर्ट होगी। कौन रिपोर्ट करेगा? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि, एनबीएफसी। चाहे आप कैश में करें या ऑनलाइन से करें, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग या चेक से करें, किसी भी माध्यम से आप करेंगे आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। सोर्स ऑफ मनी प्रूव करना आपके लिए जरूरी है, चाहे 10 लाख के अंदर हो, चाहे 10 लाख से ज्यादा हो। जितनी भी एफडी आपने करी है, चाहे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की, सबका सोर्स प्रूव करना आपके लिए मैंडेटरी है। सैलरी से पैसा है, बिजनेस से पैसा है, या आपने प्रॉपर्टी बेची है, गिफ्ट से, रिलेटिव से आया है, बैंक बैलेंस आपका पुराना पड़ा हुआ था, या कोई मैच्योरिटी का पैसा आया है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने ब्रेक किया है, शेयर मार्केट से आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वहां से फिर आपने एफडी कर दी, तो यह आपको पूरा इन्वेस्टमेंट बताना पड़ सकता है। अब बात करते हैं एफडी पर क्या इनकम टैक्स लगता है, आइए जानते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, 5 लाख की, 10 लाख की जो एफडी करवाई उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसका सोर्स प्रूफ नहीं कर पाए तो उसका आपको 84% तक टैक्स पेनल्टी लग सकती है। सोर्स प्रूफ करना बहुत ही जरूरी है। एफडी इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ध्यान रखिएगा, टैक्स रेट 5%, 10% रहेगी, तो उस केस में आपका हो सकता है टैक्स निल भी आए या रिफंड आ सकता है। लेकिन अगर आप 15%, 20%, 25%, 30% की स्लैब में आएंगे तो उस केस में एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा, अगर आपका टीडीएस 10% की रेट में कटा है। तो हमेशा यह ना समझे कि टीडीएस कट लिया है इसकी वजह से हमें या तो रिटर्न नहीं भरना, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स सरकार को जा चुका है, और हम यहां पर अपनी आईटीआर में इंटरेस्ट ना दिखाएं। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपको हायर रेट पर टैक्स लगाया जा सकता है, क्योंकि आपकी अदर इनकम है, तो ये आपकी अदर इनकम में इंक्लूड होता है। अगर सैलरी इनकम 10 लाख, 15 लाख की है तो उस केस में ये अदर इनकम में इंक्लूड होकर हायर रेट पर टैक्स लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख की एफडी थी, इंटरेस्ट रेट 7% था, एनुअल इंटरेस्ट आपको 70,000 का मिले, ये 70,000 आपके लिए टैक्सेबल है, ना कि 10 लाख की एफडी। प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी टैक्स नहीं होता। हाँ, इसका सोर्स प्रूव करना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, एटीडीटी बी के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है 50,000 रुपए का। ओल्ड रिजिम में सीनियर सिटीजन को यह फायदा दिया जाता है। अच्छा, ये जो 50,000 है, ये ब्याज का फायदा आपको मिलता है। एटीसी के अंदर 5 साल की एफडी करवाते हैं आप, तो उस केस में 1.5 लाख का बेनिफिट आपको मिलता है। ये जो 1.5 लाख का बेनिफिट है आपको प्रिंसिपल अमाउंट का मिलता है, यानी कि जो 10 लाख, 5 लाख आपने निवेश किए उसमें से 1.5 लाख का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 87 है, रिबेट का आपको 12 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, यानी जो भी एफडी इंटरेस्ट है 12 लाख तक की इनकम, अदर इनकम को मिलाकर, सैलरी, बिजनेस, जो भी इनकम है, टैक्स रिबेट आपको 60,000 का मिल जाता है। ये न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टीडीएस की बात करते हैं। अगर एफडी में आपका टीडीएस कब कटेगा, कब नहीं कटेगा, कैसे टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टीडीएस जो है वो एफडी इंटरेस्ट पे कटता है, ना कि एफडी अमाउंट पे। तो जो आपने 10 लाख की एफडी करी है उस पर नहीं कटेगा, उस पर जो ब्याज मिला है उस पर आपका टीडीएस कटेगा। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस जो है जब भी आपको ब्याज देती है, कब टीडीएस काटती है उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है।
1 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल में अगर आपका एफडी इंटरेस्ट गया तो सीनियर सिटीजन के केस में आपका टीडीएस जो वो काटा जाएगा। 50,000 से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में गया तो नॉन सीनियर सिटीजन जो होंगे, 60 साल से कम जो होंगे, उनका टीडीएस काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा 10% की रेट है अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो, लेकिन अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो 20% की रेट पर काटा जाएगा और उस केस में आपके 26 एएस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो टीडीएस रिफंड, आपका नुकसान भी हो सकता है क्योंकि बैंक कभी भी उसको रिवाइज नहीं करती। तो ऐसी गलती ना करें, हमेशा बैंक में पैन कार्ड जरूर दे और अगर गलती से 20% काट दिया है तो पैन अपडेट करवाने की पूरी कोशिश करें। टीडीएस लिमिट की मैं बात करूं तो ये पर बैंक के हिसाब से, यानी आईसीआईसी बैंक के अंदर आपको इतनी लिमिट मिलेगी 1 लाख की, फिर अगर आप एफडी करते हैं एचडीएफसी बैंक में तो वहां पर भी 1 लाख की लिमिट मिलेगी। ऐसा नहीं है ये 1 लाख की लिमिट सभी बैंकों को मिलाकर है। अच्छा, टीडीएस नहीं काटना है तो फॉर्म 15G/H आप जमा कर सकते हैं। अब नया फॉर्म जो है वो आपको 1 से 21 हो गया। नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 15G है और सीनियर सिटीजन के लिए 15H है। ये बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपको अप्रैल महीने में ही जमा कर देना है। 121 फॉर्म आप जमा करेंगे। लिमिट क्या है इसमें? नॉन सीनियर सिटीजन 60 से कम अगर आपकी एज है तो 4 लाख के अंदर आपकी इनकम है तो ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन है तो ध्यान रखिएगा आपको 12 लाख यानी रिबेट का भी फायदा मिल जाता है। अच्छा, ये जो फायदा मिल रहा है आपको इनकम टैक्स रिटर्न की बात नहीं कर रहे, फॉर्म भरने के लिए ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज इनकम टैक्स रिटर्न में आपको नॉन सीनियर सिटीजन को भी 12 लाख का फायदा मिलता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त एफडी के आपको ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट क्या दोनों दिखाना होता है। तो ध्यान रखिएगा एफडी इंटरेस्ट आपको आईटीआर में दिखाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर प्रिंसिपल अमाउंट की मैं बात करूं तो वो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में आप चाहें तो दिखा सकते हैं, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कॉलम जो है वो एक नया डाला गया है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 25-26 से अब आप एफडी का जो इन्वेस्टमेंट किया है या शेयर मार्केट कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो आप इसमें दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आईटीआर फॉर्म आपके लिए आईटीआर 1, 2, 3, 4 एप्लीकेबल है। 1 और 2 के अंदर आपको एफडी अमाउंट दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वहां पर कोई बैलेंस शीट नहीं जाती। अच्छा, टीडीएस अगर आपका एआईएस टीआईएस 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो बैंक सर्टिफिकेट से इसको मैच जरूर कर ले। अगर मिसमैच होगा तो नोटिस आ सकती है। एक बार अपना एआईएस टीआईएस जरूर चेक करें क्योंकि आपने अगर एफडी करवाई है तो 10 लाख से ज्यादा अगर आपकी एफडी अमाउंट है तो वो आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपकी यहां पर इनकम सोर्स से मैच नहीं हुआ तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा एक नया कॉलम आया है रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट आप इसमें कोई भी आपके बैंक खाते में क्रेडिट हुई है वो आप दिखा सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है अपने रिलेटिव से, मदर फादर ब्रदर सिस्टर से, और बाद में आपने एफडी कर दी तो ये गिफ्ट रिसीव्ड आप चाहें तो उस कॉलम में दिखा सकते हैं। ये डिस्क्लोजर है, रिपोर्टिंग है, मैंडेटरी नहीं है। हालांकि अगर नोटिस कभी भी आती है तो आपको डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हालांकि ये एडिशनल प्रूफ काम करेगा, ये कोई एक मेन प्रूफ नहीं है कि भाई आईटीआर में डाल दिया तो आपको कभी नोटिस नहीं आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची और एफडी करवा ली, या आपको फादर से पैसा जो है वो इनहेरिटेंस मिला है, ग्रैंडफादर से मिला है, तो उस केस में आप एफडी में अगर निवेश कर दिया तो डिस्क्लोजर दे सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कब आपको फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड नोटिस आ सकती है। अगर आपका एफडी इंटरेस्ट एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन आपने आईटीआर में नहीं दिखाया है तो आपको नोटिस आ सकती है। एफडी अमाउंट अगर आपने एआईएस टीआईएस में आ रहा है, अमाउंट कह रहा हूं, तो ये आपको आईटीआर के अंदर इनकम नहीं है उतनी, 5 लाख की इनकम है, 50 लाख की एफडी है, तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। अगर आपका टीडीएस मिसमैच है, बैंक ने एफडी इंटरेस्ट जो रिपोर्ट किया मान लीजिए 1 लाख रुपया, आईटीआर में सिर्फ आप 60,000 रुपए दिखाएंगे तो उस केस में आपकी नोटिस आ सकती है। कैश डिपॉजिट आपने बिफोर एफडी कर दिया, 15 लाख का कैश डिपॉजिट किया, 15 लाख की एफडी कर दी, दोनों की यहाँ पर रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाएगी और उस केस में आपसे जो है वो यहाँ पर पूछा जाएगा ये 15 लाख कैश कहां से आया और ये 15 लाख की एफडी कहां से हुई, दोनों के बारे में पूछा जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कैश में कभी भी पैसा डिपॉजिट ना करें 10 लाख से ज्यादा, और ना ही एफडी में करें 10 लाख से ज्यादा। अगर आपने लार्ज एफडी करा है तो 25 लाख से ज्यादा की अगर एफडी है तो वो आपके 10 लाख से ज्यादा की एफडी है तो वो आपके एआईएस टीआईएस में आ जाएगी। यहाँ पर हमने 25 लाख की अगर एफडी कर दी वो सीधा आपके एआईएस में आ जाएगी, तो ये यहाँ पर नोटिस ट्रिगर कर सकता है। हस्बैंड का पैसा था, एफडी जो है वो वाइफ के नाम पर कर दी। कई लोग जो है देखा जा रहा है इस बार रिटर्न में या पिछले साल पैसा जो वाइफ में ट्रांसफर कर देते हैं, सैलरी होती है उनकी 10 लाख 20 लाख 25 लाख,
वाइफ में पैसा ट्रांसफर करके वहां पर शेयर मार्केट कर रहे हैं, वहां पे एफडी में निवेश कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आप पैसा ट्रांसफर करते हैं वाइफ को, और ये सारा का सारा पैसा जो है, इनकम जो है, चाहे वो गेन हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, वो आप में क्लब किया जाता है। तो अगर आप क्लब नहीं करेंगे, क्लबिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट होता है। अगर वो आप हस्बैंड की इनकम में नहीं करते तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है? आप लोन दिखा सकते हैं, एक लोन का अमाउंट जो वो ब्याज अपनी वाइफ से हस्बैंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो लोन का ब्याज जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ब्याज अगर आप दिखाते हैं तो उस केस में हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बात मान जाए, एक लोन एग्रीमेंट बना लीजिए, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो उस केस में आप बच सकते हैं। अदरवाइज ये नोटिस आएगी, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, कई बार हम ज्वाइंट एफडी कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर कर देते हैं, या फिर सन या फादर कर देते हैं, सन मदर के साथ कर देता है, या अपने बहन भाई के साथ आप ज्वाइंट एफडी अगर कर रहे हैं तो इस केस में क्या प्रोविजन है, टैक्सेबिलिटी क्या होगी, किस पर टैक्स आएगा, ये समझना जरूरी है। ज्वाइंट एफडी अगर आप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको टैक्सेशन नहीं लगेगा कि भाई ज्वाइंट एफडी कर दी, दो ज्वाइंट होल्डर है, 10 लाख रुपए तो 5 लाख का इसका माना जाएगा, 5 लाख का इस पर, जो भी इंटरेस्ट आएगा दोनों का आधा आधा होगा। ऐसा नहीं होता, जिसका पैसा होता है उसी का माना जाता है टैक्सेबिलिटी। तो एक्चुअली किसने कंट्रीब्यूट किया है ये समझना जरूरी है, वही बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा, वही रियल ओनर माना जाएगा। जो पैसा एफडी में निवेश करता है उसके अंदर आईटीआर में इंटरेस्ट टैक्सेबल किया जाएगा। अच्छा, टीडीएस जो होता है वो हमेशा जो है वो फर्स्ट होल्डर के पैन पर काटा जाता है। जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो क्या करेगी, जो फर्स्ट होल्डर का जो पैन दिया होगा उसके नाम से टीडीएस काट लेगी। तो आप एआईएस, टीआईएस और 26AS जो चेक करेंगे तो फर्स्ट होल्डर में आपको दिखेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, फर्स्ट होल्डर अगर वाइफ हुई, सेकंड होल्डर हस्बैंड है और पैसा हस्बैंड का है तो हस्बैंड पर टैक्सेबिलिटी आएगी। तो हमेशा यहां पर ध्यान रखिएगा, टीडीएस क्रेडिट जो है वो आप 2 बार क्लेम नहीं कर सकते कि भाई वाइफ ने भी क्लेम कर लिया, हस्बैंड ने भी क्लेम कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ज्वाइंट एफडी पेरेंट के साथ करवाते, मान लीजिए जो पैसा है वो पेरेंट्स का ही है, बेनिफिशियल ओनर पेरेंट्स से है, तो एफडी इंटरेस्ट भी जो होगा, चाहे वो फर्स्ट होल्डर हो सेकंड होल्डर हो, तो वहां पर पेरेंट्स की इनकम मानी जाएगी। अच्छा, अगर आपने गिफ्ट किया है पेरेंट्स को या पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट किया है तो वहां पर कभी भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। तो उस केस में अगर आपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दिया है, ज्वाइंट एफडी भी क्यों ना है, तो उस केस में पेरेंट्स को जो पैसा गिफ्ट किया हुआ है, प्रॉपर गिफ्ट डीड है, तो उसके अंदर पेरेंट्स की इनकम में ऐड किया जाएगा, ना कि आपकी इनकम में। वाइफ के केस में ऐसा नहीं होता, वाइफ के केस में क्लबिंग प्रोविजन लग जाता है। हमेशा फर्स्ट होल्डर को ही यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रखना चाहिए। फर्स्ट होल्डर यही हस्बैंड होना चाहिए, या जो पैसा निवेश कर रहा है एफडी में वही होना चाहिए, उसी की इंटरेस्ट टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए, और उसी का जो टीडीएस है और आईटीआर जो है वो उसी का फाइल होगा, उसी में टीडीएस आएगा, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्वाइंट एफडी करते हैं तो बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती अगर आप सेकंड होल्डर बन गए तो उस केस में कई सारे आपको जो है वो यहां पर इश्यू आ सकते हैं। टीडीएस आपका नहीं आ सकता, रिपोर्टिंग आप में नहीं होती, तो कई सारी दिक्कतें आ सकती है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड होल्डर के अंदर वो चली गई, या फर्स्ट होल्डर जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, तो उस केस में आईटीआर फाइलिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम और दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा सजेशन यही है, फर्स्ट होल्डर को आप उसी व्यक्ति को बनाइए, जो हस्बैंड है उसी को बनाइए जिसका पैसा होता है। अब आ जाकर बात करते हैं माइनर फिक्स डिपॉजिट में टैक्सेबिलिटी किसकी आएगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई माइनर है इसका मतलब ये नहीं है कि एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर माइनर भी क्यों ना है, एफडी उसके नाम से भी अगर आप करते हैं, पेरेंट्स है कर रहे हैं बच्चे के नाम से, तो भी वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, किसके अंदर इंटरेस्ट क्लब किया जाएगा। अगर मेजर हुआ बच्चा तो उस केस में क्लब नहीं होगा। उस मेजर बच्चे को अगर आपने गिफ्ट कर दिया तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी, जो भी एफडी का इंटरेस्ट होगा। लेकिन माइनर है तो उस केस में जो इंटरेस्ट है वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब किया जाएगा। अच्छा, कौन से पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगा? जिसकी इनकम सबसे ज्यादा होगी, यानी मदर की इनकम ज्यादा है तो उसमें क्लब किया जाएगा, फादर की इनकम ज्यादा है तो उसमें क्लब किया जाएगा। अच्छा, कब क्लब नहीं होगा माइनर अगर होता है? अगर वो खुद के स्किल और टैलेंट से पैसा कमा रहा है तो उस केस में वो यहां पर, मान लीजिए अगर कोई बच्चा है वो डांस शो में चला गया, पैसे प्राइज मनी आई 1 करोड़ रुपया, अब उस 1 करोड़ से रुपये उसने एफडी कर दी, वहां से जो ब्याज आ रहा है वो पेरेंट्स की इनकम में नहीं आएगा, वो उस बच्चे की इनकम में ही आने वाला है। ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स यहाँ पर 1500 रुपये पर माइनर चाइल्ड जो वो इनकम एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ टीडीएस की मैं बात करूं तो टीडीएस भी यहाँ पर आपका डिडक्ट होगा। माइनर के केस में 50,000 की लिमिट है, 50,000 से ऊपर जाते ही ब्याज टीडीएस यहां पर डिडक्ट किया जाएगा। अच्छा, फॉर्म 26AS एआईएस की आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। टीडीएस यहां पर वही क्लेम करे जिस बंदे ने अपनी इनकम में
इंटरेस्ट दिखाया है, यानी जो पेरेंट्स इनकम दिखा रहा है वही टीडीएस क्लेम करे। ऐसा ना एक पेरेंट्स इंटरेस्ट दिखा रहा है, एक पेरेंट्स टीडीएस क्लेम कर रहा है या माइनर टीडीएस क्लेम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करे। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का हमेशा डॉक्यूमेंट रखें, एफडी रिसिप्ट, बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि पैसा आपने पेरेंट्स से ट्रांसफर किया है, माइनर को गिफ्ट दिया है, इनहेरिटेंस, जो भी पैसा आया है उसके खाते में उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। एफडी का एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए कि माइनर के खाते में एफडी कहां से आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने कैश डालकर कर दिया है, गलत इनकम है, ब्लैक मनी है, तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। अपना आखिरी पॉइंट है क्लबिंग फिक्स डिपॉजिट टैक्सेशन समझना जरूरी है। वाइफ को अगर आप गिफ्ट करते हैं, एफडी इंटरेस्ट आप में क्लब कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वाइफ के नाम से एफडी करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरेस्ट जो है वो वाइफ का माना जाएगा। हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो क्लब नहीं किया जाता, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो वो कभी क्लब नहीं होता, सिर्फ जो ब्याज है वो आपका क्लब होगा। लेकिन वाइफ का अगर खुद का पैसा है, वाइफ ने सैलरी से, बिजनेस से, या वाइफ के परिवार द्वारा या इनहेरिटेंस द्वारा पैसा मिला है, विल द्वारा मिला है, या वाइफ की खुद की इंडिपेंडेंट इनकम है, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। वाइफ सैलरी थी 50 लाख की, 50 लाख की एफडी करी, तो वाइफ का उस केस में हस्बैंड में इंटरेस्ट क्लब नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट अगर आपने लोन रखा हुआ है कि भाई आपने जो पैसा दिया है वो एज ए लोन दिखा रहे हैं, उसके सामने आप ब्याज ले रहे हैं, गिफ्ट नहीं है, तो उस केस में एफडी इंटरेस्ट जो वो क्लब नहीं होगा। जो लोन का इंटरेस्ट होगा वो आप अपनी इनकम में दिखा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करके रखना है? बैंक स्टेटमेंट, कभी भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वाइफ को, ट्रांसफर रिकॉर्ड होने चाहिए। गिफ्ट या लोन जो भी है उसका एग्रीमेंट प्रॉपर बनवा ले। एफडी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। एक्चुअल सोर्स आपको प्रूव करना पड़ सकता है। ये 8 नियम आपको पता होने चाहिए। कोई भी बैंक में और पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करवाने जाते हैं तो इन नियमों की पूरी जानकारी डिटेल के साथ होनी चाहिए। ये अपडेटेड नियम है सरकार द्वारा, इनमें सारी चीजें जो मैंने अपडेट करके दे दी है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।